हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करना था। क्रस्ट इज़ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रस्ट इज़ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। हाँ, तो पता है हमें कि क्रस्ट हमारा किसका है, लिथोस्फीयर का पार्ट है। जैसे ये बना हुआ है हमारा, तो हमें पता था कि ये जो चीज़ है ये हमारी लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर हमारी किससे है, मतलब 0 से 150 अगर हम ऐसे बोलेंगे। और क्रस्ट क्या है, लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। जो ऊपर वाला जो है ना, ये अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्रस्ट बन जाएगा। क्रस्ट हमारा है 0 से 40, मतलब ऊपर 0 से 40 किलोमीटर तक सिर्फ हमारा क्रस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना था, ठीक। तो अब इसका बेसिक्स पढ़ लेते हैं। तो क्रस्ट इज पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। लोअर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय सीमा, दस द डेंसिटी इंक्रीजेज। तो हमें पता ही है कि ये हमारा ये क्या है, दो पार्ट में ऐसे डिवाइडेड है। ये हमारा लिथोस्फीयर है, ये मैंटल है हमारा, और ये हमारा कोर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सीमा है, नहीं सीमा यहाँ पे है, मैंटल वाले पार्ट में है सीमा। लिथोस्फीयर में फिर क्यों बोल, अच्छा हाँ, मैंटल का थोड़ा सा हिस्सा क्या होता है हमारा, लिथोस्फीयर का थोड़ा सा हिस्सा हमारा मैंटल के पास भी होता है, तो वो सीमा है। पढ़ा था ना हमने ऊपर कि जो हमारा इसमें है वो हमारा सीमा है। एक सेकंड याद रखना, सीमा और सी का था ना शायद फर्स्ट वाले में, और नीफे तो अंदर वाले में, वो तो कन्फर्म है। नीफे अंदर वाले में सियाल, हाँ फर्स्ट वाले में सियाल है, सिलिका और एल्यूमिनियम है हमारा। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। एस्थोनोस्फीयर इज एंटायरली पार्ट ऑफ अपर मेंटल। जो एस्थोनोस्फीयर है वो एंटायरली हमारा अपर मेंटल का पार्ट है। हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म ऑपरेटिंग इन इंटीरियर, इन अर्थ्स इंटीरियर इज कॉम्प्लेक्स, कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर पता है कंडक्शन और कन्वेक्शन से होता है। कंडक्शन क्यों, क्योंकि सॉलिड जहाँ जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ कंडक्शन होगा। कन्वेक्शन जहाँ पे हमारा मोल्टेन या गैशियस चीज़ प्रेजेंट होगी वहाँ पे हमारा कन्वेक्शन हो जाएगा। द एंडोजेनिक फोर्सेज operate on expressed on surface are the result of thermal convections operating in asthenosphere। लिथोस्फीयर ये वाला पार्ट है। पी हमारे क्या प्रेशर है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सॉरी पी प्रेशर नहीं है, प्लेट बाउंड्री है, P1 P2, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। एस्थोनोस्फीयर, ये एस्थोनोस्फीयर हमारा क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, याद रखना। एस्थोनोस्फीयर हमारा सेमी सॉलिड होता है, जैसे मोल्टन टाइप जो बोलेंगे। तो थर्मल कन्वेक्शन तो यहाँ पे होगा ही, क्योंकि हमारा कन्वेक्शन मोल्टेन में ही होता है, ठीक है। चलो चीज़ें आपको याद रह रही होंगी इस तरीके से। फास्ट रीडिंग में यही अच्छा है कि आपका ना जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए। सेगमेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर कॉल्ड प्लेट। आप लिथोस्फीयर के सेगमेंट्स को क्या करते हैं, जैसे बड़े बड़े जो लिथोस्फीयर के सेगमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। ये क्या है, प्लेट है, यही हमारी टकराती है। ड्यू टू एक्शन ऑफ डिफरेंट थर्मल कन्वेक्शंस इन एस्थेनोस्फीयर, प्लेट मूव एंड देयर इंटरेक्शन इज नोन एज टेक्टोनिक। अब ये एक दूसरे से मूव करेंगी, टकराएंगी, ये नहीं कोई टेक्टोनिक बोल देते हैं। और ये प्लेट है ही तो क्या बोल देते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्थ सर्फेस डिपेंड ऑन टेक्टोनिक्स ऑफ प्लेट्स, बाय प्लेट बाउंड्री आर कंसिडर्ड एज स्टेबल रीजन्स, याद रखना, ओके। सो मेजॉरिटी ऑफ earthquakes and happening are at plate boundaries. Crystal stability or stability, instability of a region is determined by interaction of lithosphere। थोड़ा सा इंग्लिश का बहुत घुस जाता है तो इतना बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। द जोन ऑफ प्लेट बाउंड्री, ये थोड़ा सा, यस वेरी गुड, आई एम जस्ट अमेजिंग, ठीक है। कोई कॉम्प्लीमेंट ना करे तो खुद को कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एनीवेज मूव ऑन। द जोन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज इज कंसिडर टू बी मोर डायनेमिक एंड अनस्टेबल ड्यू टू द इंटरेक्शंस ऑफ द प्लेट। मतलब जोन ऑफ प्लेट बाउंड्री का क्या करें, मान लो ये प्लेट बाउंड्री है ना, तो ये जोन है, तो ये क्या होता है, कंसिडर टू मोर डायनेमिक और अनस्टेबल। अब ये क्या है, डायनेमिक ही होंगे, अनस्टेबल ही होगा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ जियो फिजिकल फिनोमिनन अर्थक्वेक्स कैन बी आइडेंटिफाइड एट प्लेट बाउंड्रीज। जो भी जैसे मेजॉरिटी ऑफ जियो फिजिकल जो फिनोमिनन होते हैं ना, जियो मतलब अर्थ, फिजिकल मतलब जो मतलब पता ही है, फिजिकल मतलब जो चीज़ें टकरा रही हैं एक दूसरे से, नो सॉरी, मतलब फिजिकली जो प्रेजेंट है, तो ये जो अर्थ में जो फिजिकली प्रेजेंट जो चीज़ें हैं वो प्लेट की वजह से ही हो रही हैं। जैसे हमारा क्या है, वो वॉल्केनिज्म भी प्लेट की वजह से होता है, टकरा रहा होता है, ऐसे कुछ हो जाता है, ठीक है, फूट जाता है। तो मतलब
क्या हो जाते हैं वहाँ पे, एक टर्म होती है वो याद नहीं आ रही मुझे, अभी आगे याद आ जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी ऑन अर्थ इंटीरियर, थोड़ा जल्दी इसलिए करूँ ताकि हमारा फर्स्ट रिवीजन हो जाए। तो आप भी जब इस वीडियो को देखोगे, तो अगर आप मान लो आपको पहले से ही आपने मतलब पढ़ रखा है, तो आप जल्दी जल्दी फिर 2x स्पीड में पढ़ सकते हो। ऑल इंक्रीज विद, मुझे वैसे लगता नहीं है ये कोई देखेगा, बट एनीवेज, ऑल इंक्रीज विद डेप्थ, नॉन यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज इन ऑल मुझे उम्मीद भी नहीं, मैं अपने लिए कर रही हूँ। डेंसिटी ऑफ इंटीरियर इज इक्वल्स टू 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। डेंसिटी इज द रिजल्ट ऑफ टू थिंग्स, कॉम्पोजिशन प्लस स्टेट ऑफ मैटर। अब डेंसिटी किसका रिजल्ट है? कॉम्पोजिशन और स्टेट ऑफ मैटर। हाँ बिल्कुल सही है। डेंसिटी भाई अगर सॉलिड होगा डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो स्टेट ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है। डेंसिटी एडजस्टमेंट्स, प्रेशर इनसाइड द अर्थ। अब अर्थ के अंदर कैसा प्रेशर है? वेट एक्सर्टेड बाय ओवरलाइंग मटीरियल कॉल्ड प्रेशर। मतलब कोई भी चीज़, मान लो कि प्रेशर कहीं पे ज़्यादा है, तो उसके ऊपर जो चीज़ रखी होगी वो बहुत हैवी होगी, तभी ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा। अगर लाइट होगी तो कम प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर इज एट कोर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, सो इट इज़ हाईली कंप्रेस्ड एंड दिस प्रेशर इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कोर। 7 प्रेशर प्रिवेंट्स द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ कोर सॉलिड इन नेचर। अब पता है कि हर तरह से हमारा फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा कि सॉलिड ही होगा। प्रिवेंट्स सॉलिड टू गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्पाइट ऑफ हाई टेम्परेचर। तो जो हमारा कोर क्या है, मतलब सॉलिड ही है, लिक्विड नहीं है। वो क्यों है, ये रीज़न समझ में आ रहा है ना। प्रिवेंट सॉलिड टू गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सॉलिड को प्रिवेंट करता है लिक्विड में कन्वर्ट होने से। जबकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो मतलब पिघल जाना चाहिए, लेकिन नहीं पिघलता है, ठीक। टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर का। अब देखो अर्थ के इंटीरियर में जो इतना हाई टेम्परेचर होता है उसका सब रीजन्स देखेंगे। इंक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ एविडेंसेस आर डायरेक्ट एविडेंसेस। मतलब जो अर्थ में कोर में जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है वो क्या है, डायरेक्ट एविडेंस है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म। 1 डिग्री सेल्सियस 30 मीटर, हर 30 मीटर हम देखेंगे तो हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मतलब जैसे हर 30 मीटर नीचे जाएंगे, 30 मीटर, किलोमीटर नहीं है, ध्यान रखना, हर 30 मीटर नीचे जाएंगे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस है। 30 डिग्री पर किलोमीटर, 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब क्या 30 डिग्री अब एक सेल्सियस 30 मीटर में बढ़ेगा तो क्या होता है, 100 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 सॉरी आई एम सो सॉरी 1000 1 मीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये होता है। थैंक गॉड मैंने सही बताया, कुछ गलत तो नहीं बता दिया। 100 मीटर तो नहीं होता, 1000 मीटर बोल रही हूँ। 1000 मीटर नहीं होगा, आई थिंक 100 मीटर होगा। इस चीज़ में कोई कंफ्यूज कैसे हो सकता है, वो मैं कंफ्यूज हो सकती हूँ, ठीक है। आई थिंक 1000 मीटर ही होगा, 1000 मीटर होगा, ठीक है। अभी पढ़ लेती हूँ। 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। हर रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेडियस 6400 किलोमीटर, 6400 इंटू 30 2 लाख डिग्री सेल्सियस, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब यही बोल रहा है, वी नो एट इंटीरियर ऑफ अर्थ 6000 टेम्परेचर है हमारा, मतलब कि होना क्या चाहिए, थ्योरेटिकली 2 लाख डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन नहीं है 2 लाख, ठीक है। देयरफॉर द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज़ नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब है कि जो जिस गति से हमारा टेम्परेचर अंदर की तरफ जा रहा है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। सो देयर आर सम एरियाज बीनीथ अर्थ विच हैव टेम्परेचर लेस और कॉन्स्टेंट, तो मतलब कहीं पे कॉन्स्टेंट है कहीं पे कम है। विद द नॉर्मल रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पर 30 मीटर द सेंटर ऑफ अर्थ विल एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर मोर देन 2 लाख डिग्री सेल्सियस। ये क्या थ्योरेटिकली है, बट ऐसा होता नहीं है, जस्ट रिमेंबर दैट। There is a geological and paleoclimatic old climatic evidences of maximum temperature experienced by Earth is 6000 degrees Celsius, not more than 6000 degrees Celsius. So the temperature needs to be stabilized in order to reach 6000 degrees Celsius. Therefore, rate of increase in temperature in the Earth's interior is considered non-uniform. मतलब जो हमारा अर्थ के इंटीरियर, अच्छा यहाँ पे पेज नहीं है इस वजह से, अर्थ के इंटीरियर पे जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे मान लो टेम्परेचर ऐसे नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर हमारा कहीं पे ऐसे है, फिर कांस्टेंट है, ऐसे है, ठीक है। तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ और कांस्टेंट वाला है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो यहाँ पे डायग्राम आ गया है नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर का, देख लेते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म टेम्परेचर का आ गया। नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे क्या है, सेल्सियस है, ये यहाँ पे कोर है, यहाँ पे डेप्थ है, ये लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, और यहाँ पे टेम्परेचर है 0 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये हमारा टेम्परेचर का देख लो, ये ऐसे पहले क्या हुआ, 0 से 1000 में लिथोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, अब ये क्या हुआ, कम हुआ, अब ये क्या हुआ, और भी कम हुआ, कांस्टेंट कम हो रहा है, अब ये इंक्रीज़ हो रहा है, अब ये कांस्टेंट हमारा मतलब सॉरी कम नहीं हो रहा, इंक्रीज़ ही हो रहा है, मतलब सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने गलत, एकदम गलत ही इंटरप्रिटेशन बता दी है, रुको। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, देखो 0 से 1000 मतलब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे क्या है, अप्रॉक्स 1900 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 18 या 19 होगा, फिर ये टेम्परेचर बढ़ा है, देखो बढ़ा टेम्परेचर, लेकिन ऐसे, अब ये क्या है, थोड़ा देखो ये हल्का 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 क्या ऐसे हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है लेकिन बहुत कम उससे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर रैपिड इंक्रीज़ हुआ है 5500 डिग्री सेल्सियस, रैपिड इंक्रीज़ हुई, गुतेनबर्ग बाउंड्री, गुतेनबर्ग याद है ना किस में था, MG, मोहो डिसकंटिन्यूटी एंड गुतेनबर्ग, ये पता है ना, ऐसे था ना हमारा लिथोस्फीयर, ये वाला हमारा क्या, और ये मैंटल और ये कोर है, ये कोर है मैंटल, तो ये हमारा मोहो है और ये हमारा गुतेनबर्ग है। तो गुतेनबर्ग पे 5500, अब ये आउटर कोर आ गया, तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं एकदम रैपिड, मतलब एकदम रैपिडली हो रहा हो, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर में हमारा रैपिड इंक्रीज़ हुआ है, याद रखिए, रैपिड इंक्रीज़ हुआ है, फिर यहाँ पे मतलब थोड़ा इंक्रीज़ हुआ हो रहा है, बट ये थोड़ा बहुत स्लो हो रहा है, हाँ, स्टेबल है, यहाँ पे भी रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, रैपिड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन एस्थेनोस्फीयर इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव, मतलब जो एस्थेनोस्फीयर में जो सेमी सॉलिड है, तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल प्रेजेंट है, विच कॉन्सेंट्रेटेड ड्यूरिंग डेंसिटी एडजस्टमेंट कंटिन्यूसली डिकेइंग एंड प्रोड्यूसिंग हीट, सो रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज सडनली। एस्थेनोस्फीयर में हमारा टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर में हमारा टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज़ किया है, हीट कम, ठीक है। थिकनेस ऑफ एस्थेनोस्फीयर, थिकनेस ऑफ एस्थेनोस्फीयर, thickness of astronosphere creates instability of surface of earth, because if thickness is more than more thermal convection happens, so it impacts the surface of earth and form tectonic plates, endogenetic forces. Stability, instability of surfaces also depend on relative differences between thickness of astronosphere and lithosphere. 2900 किलोमीटर आउटर कोर, लिक्विड स्टेट, नीफे, निकल और Fe प्रेजेंट है, मेल्टिंग पॉइंट लेस 6000 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्स 100 किलोमीटर, solid is equals to Nefe, higher melting point 6000 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर एट इनर कोर इज ग्रेटर दैन आउटर कोर, मतलब इनर कोर पे प्रेशर ज़्यादा है, रीजन ऑफ इंक्रीज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इनर कोर, आउटर कोर रोटेट्स ओवर द इनर कोर, आउटर कोर क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है इनर कोर में, इनर कोर, इनर कोर, इनर कोर मेटालिक नीफे, इनर कोर पता है नीफे है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सॉलिड होता है, मतलब इनर कोर का ये सब याद रखना, टेम्परेचर बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि रेडियो एक्टिव मेटल प्रेजेंट है, सॉलिड है। अब जियो मैग्नेटिज्म याद कर लो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ इज रेफर्ड एज जियो मैग्नेटिज्म, जियो मैग्नेटिज्म, जियो मतलब अर्थ है, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थ की, ठीक है, जियो मैग्नेटिज्म कहलाएगी। मैग्नेटिक डाइपोल इंड्यूस ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस, पता है था ना कि एंडोजेनिक फोर्सेस में मतलब वही जियो मैग्नेटिज्म भी उसका पार्ट ही है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आउटर कोर ओवर द इनर कोर। क्या है, आउटर कोर जो हमारा क्या है, लिक्विड है, अब आउटर कोर रोटेट का मतलब यही है कि आउटर कोर लिक्विड है, तो क्या है, घूम रहा होगा, लिक्विड ऐसा तो स्टेबल तो नहीं बैठा रहता, घूमता रहता है ना। अर्थ एक्ट एज अ जायंट मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड, इसी वजह से क्या है, अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि अंदर जो हमारा कोर है उसमें हमारा आयरन प्रेजेंट है, और आयरन में हमारे 2 पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और बाहर जो हमारा वो है वो रोटेट कर रहा होता है, उसकी वजह से ये देखो जो बाहर है ये रोटेट कर रहा है, हाँ, यहाँ पे आईसी मेटालिक नीफे प्रेजेंट है, तो इसी की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थ की होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन, स्लो ऑपरेटिंग, स्लो आउटकम ओवर द पीरियड सीन ऑन सरफेस,
एग्जाम्पल्स हिमालयाज लैंडफॉर्म्स, कैटास्ट्रॉफिक, वेरी very high intensity expression is sudden. Example, volcanic eruptions. Majority of earth's surface features are the outcomes of diastrophic forces. Diastrophic forces क्या, catastrophic forces देखिए, वेरी हाई इंटेंस। कैटास्ट्रॉफिक मतलब जो एकदम डिज़ास्टर कैटास्ट्रोफ में जाती है, जैसे अर्थक्वेक बोलते हैं ना, कैटास्ट्रॉफिक फोर्स होता है, तो मतलब वो क्या कर देगा, वेरी हाई इंटेंसिटी होगी, तभी तो मतलब सब खराब कर देगा। एक्सप्रेशन इज सडन ही होता है, अर्थक्वेक सडन ही होता है, पहले से पता होता तो इतनी जानें बच जाती। एग्जाम्पल, वॉल्केनिक इरप्शन भी सडन ही होता है। मेजॉरिटी ऑफ सरफेस फीचर्स आर आउटकम्स ऑफ डायस्ट्रॉपिक फोर्सेज। तो डायस्ट्रॉपिक हमारा कैटास्ट्रॉपिक के अंदर आ रहा है, ठीक है। डायस्ट्रॉपिक फोर्सेज कैन हैव टू ओरिएंटेशंस, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द सरफेस। डायस्ट्रॉपिक की दो ओरिएंटेशन होती है, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। सो कॉल्ड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, दीज आर रिजल्ट ऑफ थर्मल कन्वेक्शन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये थर्मल कन्वेक्शन के रिजल्ट्स हैं। एपिरोजेनेटिक फोर्सेज, वर्टिकल फोर्सेज नेम कैन बी इंटीरियर डाउनवर्ड फोर्स, कैन बी टुवर्ड सरफेस अपवर्ड फोर्स, मतलब डाउनवर्ड अपवर्ड दो, इंटीरियर आउटवर्ड दोनों है। नर्मदा वैली हैज़ विंध्याज एंड सतपुरा हॉस्ट एंड ग्रैबन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एपिरोजेनिक फोर्सेज, वर्टिकल फोर्स नेम एपिरोजेनिक है, वर्टिकल फोर्स नेम एपिरोजेनिक। नर्मदा वैली हैज़ विंध्यास, नर्मदा सतपुरा, ठीक है, इज इक्वल टू हॉर्स एंड ग्रैबन लाइक स्ट्रक्चर। अब ये बना भी है हॉर्स और ग्रैबन वाला। हॉस्ट ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन। हॉस्ट मतलब ऐसे होता है, ये हॉस्ट ग्रैबन। तो ये हमारे क्या, ये हॉस्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है हॉस्ट है, और ये हमारी क्या है, ग्रैबन है। ये हॉस्ट, और इसको यहाँ से दिखाते हैं, ये हमारी क्या है, ग्रैबन। अरेज्ड स्ट्रक्चर, कंटिन्यूअस अपवर्ड फोर्स, रिजल्ट अपवर्ड फोर्स। एग्जाम्पल्स, वॉल्जेस, फ्रांस, वेस्टर्न घाट्स। ये क्रस्ट है, ठीक है, देख लिया, याद रखना इन सबको। अब देखो हॉस्ट का लाइव एग्जाम्पल, ये हॉस्ट है, बताया था ना, ये जो ब्लॉक टाइप होता है, ये हॉस्ट है, ये वैली फॉर्म्ड है। ग्रैबन वैली फॉर्म, जो वैली फॉर्म है उसको ग्रैबन कहेंगे। ये क्रस्ट है, टू वर्टिकल फोर्सेज ने बाय रिजल्टिंग क्रस्ट। डाउनवर्ड फोर्स भी हो सकता है, डिप्रेशन क्रिएटेड ऐसे, फॉर्मेशन ऑफ लेक। ओरोजेनिक फोर्स, ओरोजेनिक से माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, आई थिंक बोली ना हो तो। ओरोजेनिक, हाँ। हॉरिजॉन्टल फोर्सेज नेम मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन आर बिल्ड बाय दिस। हाँ, ओरोजेनिक फोर्सेज से ही जो वर्ल्ड के जितने भी माउंटेन बने हैं, जितने भी मतलब सारे नहीं, ऑलमोस्ट बने हैं जो, वो हमारे ये हैं माउंटेन्स ओरोजेनिक फोर्सेज से बने। ओरोजेनेटिक फोर्सेज, जेनेटिक, कन्वर्जेंट इज इक्वल्स टू एक्टिंग टुवर्ड्स पॉइंट एंड कंप्रेसिव पॉइंट, ऐसे मतलब ऐसे, ठीक है। डाइवर्जेंट ऐसे, एक्सपेंसिव टेंशनल फोर्स। तो माउंटेन दो तरीके से, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। टेंशनल फोर्स, टेंशनल तो पता ही है ना, ये टेंशन क्रिएट हो जाता है कहीं पे, टेंशन मतलब फोर्स कहीं पे ज़्यादा लग जाए, हाँ, तो टेंशन ही क्रिएट होगा ना। लीडिंग ऑफ फॉल्टिंग, हाँ, ये फॉल्ट, ये मैं वो बता रही थी कि जब भी एंडोजेनिक फोर्सेस काम करते हैं ना, वहाँ पे फॉल्ट रप्चर क्रिएट हो जाता है, जिससे कि वोल्केनो बाहर आ जाते हैं। लीडिंग टू फॉल्ट फ्रैक्चर, चांसेस ऑफ अर्थक्वेक आर मोस्ट एट फॉल्ट्स। एग्जाम्पल, सेंट्रल इंडियन फॉल्ट लाइन ऑफ गुजरात, सेंट्रल इंडियन फॉल्ट एंड MP। द एक्टिवेशन ऑफ दीज फॉल्ट लाइन्स रिजल्टेड भुज अर्थक्वेक जो बहुत ही कैटास्ट्रॉपिक था, वो 2001 में हुआ था। ड्रिफ्टिंग इज़ स्लो, अब डिज़ास्टर्स की जगह क्या बोलते हैं, कैटास्ट्रॉपिक बोलते हैं, क्योंकि कैटास्ट्रॉपिक को मैं आपको पता है उसके अंदर डायस्ट्रॉपिक फोर्सेज आता है, और डायस्ट्रॉपिक जो हमारे अर्थक्वेक, डायस्ट्रॉपिक अर्थक्वेक के अंदर आता है, ठीक है। अर्थक्वेक जो होता है डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस की वजह से होता है, ठीक। तो ऐसे याद रखना, कनेक्शन बनाते चलो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे फॉल्ट, रिफ्ट फॉर्म्ड, रिफ्ट ऐसे क्रिएट हो जाती है, ऐसे क्रिएट हो जाती है। वाइडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ फॉल्ट आफ्टर कंटिन्यूअस टेंशनल फोर्सेज। इन ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट हैज़ अ लॉट ऑफ रिफ्ट लेक्स। तुर्काना, लेक तुर्काना, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक तुर्काना भाई याद रखना, ईस्टर्न अफ्रीका में है, ठीक है। अब ये देखो,
Man evolved from these places called gene pool of man. Map work atlas, make list of all the lakes and surrounding areas. Separation of land masses, ये तो मतलब होमवर्क टाइप है, करना हो तो कर लेना, ठीक है. सेपरेशन ऑफ लैंड मासेस, कंटिन्यूस टेंशनल फोर्सेस. अब लैंड मास सेपरेट हो रहा है तो कैसे, कुछ फोर्स लग रहा होगा वहाँ पे तभी सेपरेट होंगे. न्यू कॉन्टिनेंटल फोर्सेस, फॉर्मेशन ऑफ रेड सी क्रिएटेड अ डाइवर्जेंट बाउंड्री बिटवीन अरेबियन एंड अफ्रीकन प्लेट्स. कंप्रेसिव फोर्सेस, A is equals to B, intensity equal. There is a formation of fold, then axis is perpendicular, divided the fold to equal halves. Half fold called symmetrical. अब ये देख लो, मतलब जब ऐसे और ऐसे हमारा फोर्स लग रहा हो उसका रिजल्ट क्या होगा. कोई भी चीज़ देखो ऐसे है, कोई भी चीज़ ऐसे और ऐसे लग रही हो, हाँ, तो ये और ऐसे हो जाएगा ना, थोड़ा और ऐसे हो जाएगा, तो देखो ऐसे बन गया. फोल्डिंग हैपन्स, एग्जाम्पल फोल्ड माउंटेन्स है. और फोल्ड माउंटेन्स याद रखना, अब इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, ठीक है. एक्सियल प्लेन, ठीक. लेट ए ग्रेटर देन बी, मतलब मान लो ये जो ए वाला फोर्स है वो ज़्यादा है, तो ए वाला फोर्स हमारा ज़्यादा है, तो ए वाला फोर्स जब हमारा ज़्यादा, ये बनाया, ठीक. अब ए वाला फोर्स ज़्यादा है तो ये ऐसे ही बनेगा ना, मतलब ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है. ये सही बनाया ऐसे. एसिमेट्रिकल फोर्स, अनइक्वल डिविजन्स, ऐसे अनइक्वल डिविजन्स होंगे. कंडीशंस, ए ग्रेटर देन बी, वही सॉफ्ट लेयर, हार्ड रॉक ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस, ए ग्रेटर देन बी, ये रिजल्ट होगा, ये है, ये ऐसे बनेगा. एक्सिल पैरेलल टू सरफेस नॉट कम्प्लीटली, ये गैप तो रहेगा ही, है ना, क्योंकि यहाँ से कोई फोर्स लगा नहीं है तो ये ऐसे इसको सीधा कर देता. हाँ, सारा फोर्स यहाँ से लगा इसलिए ये ऐसे आ गया, ठीक है. अपर लेयर गेट एक्सटेंडेड कॉल्ड रिकम्बेंट फोल्ड्स, ऐसे फोल्ड रिकम्बेंट फोल्ड. अपर लेयर क्या हो जाती है, पूरी एकदम ऐसे एक्सटेंडेड होके नीचे चली जाती है. मोर इंक्लाइंड लिम्ब ऑफ फोल्ड. एक्सियल प्लेन ऑलमोस्ट पैरेलल टू सरफेस, एक्सियल जो प्लेन है, ये जो एक्सिस है ये ऑलमोस्ट सर्विस की क्या हो जाती है, पैरेलल. तो पैरेलल ऑलमोस्ट बोल रहा है, ऐसे कोई पैरेलल नहीं हो जाएगी. डिफरेंस ऑफ रॉक्स कॉज दिस, वाइड गैप बिटवीन लिम्ब एंड सरफेस, मतलब लिम्ब और सरफेस के बीच में वाइड गैप, ये सरफेस है और ये हमारा लिम्ब, इसके बीच में मतलब वाइड गैप है, ठीक है. कंडीशंस, जब ए हमारा बहुत ही ज़्यादा, ये ए बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा बी से, ए बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा बी से, ठीक है. ए सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक. अब रिजल्ट क्या होगा, ऐसे गैप, ऐसे एक्सियल प्लेन कम्प्लीटली पैरेलल टू सरफेस. तब अब जब मतलब ए बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है तो पूरा ही ऐसे हो जाएगा ना, तो ये प्लेन क्या होगा, सरफेस के एकदम ही पैरेलल हो जाएगा, तो ये ठीक है, एकदम पैरेलल हो जाएगा. एक्सियल प्लेन कम्प्लीटली पैरेलल टू सरफेस, एक्सियल प्लेन कम्प्लीटली पैरेलल टू सरफेस. फोल्ड फॉर्म्स आर कॉल्ड नेप फोल्ड, नाप्पे फोल्ड से याद रखना इसको, नाप्पे फोल्ड. लिम्ब ऑफ फोल्ड कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस, गैप बिटवीन फोल्ड एंड सरफेस इज ऑलमोस्ट एब्सेंट. फोल्ड और सरफेस के बीच में जो गैप है क्या है, ऑलमोस्ट हमारा एब्सेंट है. कंडीशन, अब देखो ए ग्रेटर देन बी, अब मतलब पैरेलल से भी एकदम वो हो जाएगा, ठीक है. ए बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ए एक्सट्रीमली बड़ा है बी से हमारा, ठीक है. हार्ड रॉक है, तो अब नहीं, सॉफ्ट रॉक होता तो एकदम ही नीचे वो चला जाता है मेरे हिसाब से. अब हार्ड रॉक बोल रहा है तो देखो हार्ड रॉक के केस में होगा रिजल्ट क्या होगा, थर्स्टिंग होगा, कि ऐसे थर्स्ट रीजन बचेगा, ये फॉल्ट हो जाएगा. ब्रेक्स एंड ओवरलैप्स साइड ओवर रीजन, ब्रेक्स एंड ओवरलैप साइड ओवर रीजन हो जाएगा. ब्रेक्स एंड ओवरलैप, ब्रेक्स एंड ओवरलैप साइड ओवर अदर, साइड ओवर अदर हो जाएगा. ड्यू टू इंटेंस कंप्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट्स और थर्स्ट फॉल्ट, ऐसे याद रखना. फैन फोल्ड, फैन फोल्ड मतलब फैन जैसा याद रखना. मल्टीपल टाइप्स ऑफ फोल्ड इन सेम रीजन, वेरिएशन ऑफ रॉक, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल आर इन वन रीजन, ऐसे फैन फोल्ड. ऐसे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, ये वैलीज बनेंगी. एंटीक्लाइन सिंक, मोनोक्लाइन, वन थर्स्ट वन ड्रॉप, वन थर्स्ट मतलब ऐसे एक थर्स्ट एक ड्रॉप, ये मोनोक्लाइन है, ठीक है. एंटीक्लाइन सिंक्लाइन एक एक. मल्टीक्लाइन मोर क्रेस्ट मोर ड्रॉप, मल्टीक्लाइन बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत, मतलब ये देखो 1 2 3 एंटीक्लाइन हो गया, 1 2 3 सिंक्लाइन हो गया, ठीक है. आइसोक्लाइंस, एक्सिस आर पैरेलल टू फोल्ड्स, एक्सिस आर पैरेलल टू फोल्ड्स, एक्सिस आर पैरेलल टू फोल्ड्स. मोनोक्लाइन, मल्टीक्लाइन, सिंक्लाइन. आइसोक्लाइंस याद रखना कि एक्सिस आर पैरेलल टू फोल्ड्स, मतलब
क्लाइंट्स पर ये ध्यान रखना कि जो एक्सिस का बहुत बड़ा रोल है कि जब हमारा ए ग्रेटर दैन हमारा बी था तो एक्सिस ऑलमोस्ट पैरेलल थी सरफेस के, फिर ए बहुत ज़्यादा बड़ा था तो एक्सिस पैरेलल हो गई थी सरफेस के, फिर ए ग्रेटर दैन बी था तो थर्स्ट वाला बन गया था। जियो सिंक्लाइंस, जियो मतलब अर्थ की सिंक्लाइन, थॉस्ट ऊपर वाला सरफेस होता है, ग्रेविन नीचे वाला होता है। When compressive forces is equal and intensive, geological surface get uniform. Arrangement of rocks is the method for the differentiation between rock and fold mountains. Rock and fold mountains के बीच में. So syncline is a depression associated with folded structure. देखो, northern plain is formed by filling of geosynclines with sediment derived from Himalayan rivers. तो ऐसे ये हिमालयन से जियो सिंक्लाइंस बन रही इंडियन पेनिनसुला। सो सिंक्लाइन इज़ अ डिप्रेशन एसोसिएटेड विद फोल्डेड स्ट्रक्चर। सिंक्लाइन क्या है? डिप्रेशन एसोसिएटेड विद फोल्डेड स्ट्रक्चर। फॉल्ट्स पढ़ लेते हैं। नॉर्मल फॉल्ट्स आर आइडेंटिफाइड बाई फीचर्स दैट इज़ वाटरफॉल, हेयर ब्लॉक शिफ्ट डाउनवर्ड। फॉल्ट ऐसे, फॉल्ट मतलब एक रप्चर क्रिएट हो जाता है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, ठीक है, फॉल्ट रप्चर ही क्रिएट हो जाएगा ना, ये रप्चर क्रिएट हो जाएगा। रिवर ऐसे बह रही है, ठीक है, और फॉल्ट क्रिएट हो गया है तो ऑब्वियसली जो रिवर का जो डायरेक्शन है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशनल फोर्स एक्ट रिजल्ट ऑफ टेंशनल फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स। तो टेंशनल फोर्स अपार्ट काम कर रहे हैं ना, ये देखो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये इधर खींच रहा है, तो ये अब नीचे ऐसे ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी भी तो काम कर रही है ना, तो ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही होती है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा? ये नीचे आ जाएगा, जो ज़्यादा भारी होगा वो नीचे आ जाएगा। अब रिवर क्या हो जाएगी? ऐसे बहने लगेगी। तो ये देखो, ये जो ऐसे जो रिवर गिर रही है, ये क्या होगा? ये हमारा झरना बन जाता है, ये वाटरफॉल क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल फॉल्ट है, ये नॉर्मल फॉल्ट है, ठीक है। फुटफॉल, हैंगिंग वॉल, डाउनवर्ड मूवमेंट। रिवर्स फॉल्ट में क्या होगा? वाटर शेड और ब्रेक इन रिवर स्ट्रक्चर हैपेंस हेयर, ब्लॉक शिफ्ट टुवर्ड्स ओवर थ्रस्ट, अपवर्ड मूवमेंट, कंप्रेसिव फॉल्ट एक्ट। रिवर वाटर शेड और ब्रेक इन रिवर्स एंड हैपन, ठीक है। तो क्या मान लो ऐसे हो रहा है तो रिवर क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। रिवर ऐसे जा रही थी, वापस आ जाएगी, ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, पैरेलल मूवमेंट, शिफ्टिंग ऑफ कोर्स ऑफ रिवर, मतलब कोर्स ऑफ रिवर हमारी बदले, रिवर हमारी ऐसे बह रही है। अब स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या होता है कि ये ऐसे और ऐसे, हाँ, थोड़ी देर के लिए ड्राइव चलेगी।